वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इग्नू MSOE 003 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। MSOE 003 यानी कि सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजियन में हम बेसिकली क्या स्टडी करते हैं। हम यहाँ पर हमारी सोसाइटी में जो रिलीजियन है इसका अलग अलग पर्सपेक्टिव के बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ पर अलग अलग थ्योरिस्ट्स किस तरीके से रिलीजियन को डिफाइन कर रहे हैं, वहाँ पर उनका फील्ड वर्क अलग अलग रिलीजियन को किस तरीके से अलग अलग जगह पर देखा जाता है, ये सारे चीज़ों के बारे में इस सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन में हम स्टडी करते हैं। अब अगर मेरी माने तो ये जो सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन है ये थोड़ा बहुत टफ तो है, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारे थिंकर्स को स्टडी करना पड़ता है और हर थिंकर अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू देता है रिलीजन को देखने के लिए। वो लोग रिलीजन को समझाने के लिए अलग अलग नज़रिया प्रेजेंट करते हैं हमारे सामने। इस वजह से ये सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन को समझना हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन के ऊपर भी एक प्लेलिस्ट बनाई है। यहाँ पर आप लोग अगर मेरे चैनल पे देखोगे तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में सारे चीज़ें मैंने बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की है और साथ साथ वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे नोट्स भी मिल जाएंगे, जिसके वजह से आपको बुक्स वगैरह पकड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप बुक को पकड़ के बैठोगे ना तो आपको चीज़ें ऐसे भी समझ में नहीं आएगी। इस वजह से वहाँ पर आप लोग सिंपली आप लोग प्लेलिस्ट देखो, आप लोग एग्ज़ाम में जाके आराम से सारे क्वेश्चन का आंसर करके आ सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा ये जो सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन है इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है ये देख लेते हैं। हमारा पहला टॉपिक है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन रिलीजन, यानी कि रिलीजन को हम सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से देखते हैं, किस नज़रिए से इसको हम स्टडी करते हैं। फिर है ओरिजिन थ्योरीज ऑफ रिलीजन। यहाँ पर अलग अलग तरीके का ओरिजिन थ्योरीज है, जैसे एनिमिज्म है, नेचरिज्म है। इस तरीके से हर एक थिंकर अलग अलग तरीके से रिलीजन को डिफाइन करता है। अलग अलग ओरिजिन यानी कि किस तरीके से रिलीजन का जन्म हुआ है, उत्पत्ति हुआ है, टोटेमिज्म, नेचरिज्म, एनिमिज्म, ये सारे चीज़ों के बारे में आप लोगों को जानना होगा। ये जो सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। हाँ, ये हमें हमारे सोसाइटी को जानने के लिए और हमारे आसपास जो भी रिलीजन है इसको समझने के लिए बहुत ही एक आसान माध्यम है। यहाँ से हम सोसाइटी को समझना स्टार्ट कर सकते हैं। अब फिर हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, वो है सिगमंड फ्रॉइड का रिफॉर्मुलेशन या फिर साइकोलॉजिकल अप्रोच। यहाँ पर अगर आप लोग लिस्ट देखो, यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स है, टॉपिक के अंडर बहुत सारे सब टॉपिक्स है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ये सारे चीज़ों को ऐड किया है ताकि आप लोग जब एग्ज़ाम में जाओ तो आप लोग वर्ड के साथ, टर्म्स के साथ कन्फ्यूज्ड ना हो। इस वजह से मैंने हर किसी एक थ्योरिस्ट के साथ उसका जो मेन की टर्म है जिसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये दे दिया है। यहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड का जो रिलीजन का पर्सपेक्टिव है, यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट सिर्फ रिफॉर्मुलेशन के बारे में पूछा जा सकता है या फिर साइकोलॉजिकल अप्रोच किसने दिया है रिलीजन के रिलेटेड ये भी पूछा जा सकता है। ये सारे चीज़ों का आंसर होगा सिगमंड फ्रॉइड। फिर है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने रिलीजन को बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन कहा था। यहाँ पर आप लोगों को रिलीजन एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन देकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको याद रखना होगा कि ये जो कोटेशन है ये कोटेशन कार्ल मार्क्स ने दिया है और कार्ल मार्क्स ने रिलीजन को किस तरीके से डिफाइन किया है ये आप लोगों को बताना होगा। यहाँ पर कार्ल मार्क्स का और एक कोटेशन है, वो है रिलीजन इज ए सुपर स्ट्रक्चर। उन्होंने रिलीजन को सुपर स्ट्रक्चर भी कहा था, उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है इमाइल डुर्खेम। इमाइल डुर्खेम ने रिलीजियन को लेकर एक किताब भी लिखी थी, वो है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियन। वहाँ पर आप लोगों को एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियन बता के भी क्वेश्चन पूछी जा सकती है और साथ साथ आपको सैक्रेड एंड प्रोफेन का कॉन्सेप्ट भी पूछा जा सकता है। इस वजह से जब भी सैक्रेड एंड प्रोफेन का क्वेश्चन आए तो ये चीज़ को आप लोगों को इमाइल डुर्खेम के साथ ही रिलेट करना होगा, क्योंकि इमाइल डुर्खेम ने इसको सबसे बेहतर बताया है और इमाइल डुर्खेम ने सैक्रेड एंड प्रोफेन के ऊपर ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। फिर हमारा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैक्स वेबर। अब मैक्स वेबर जो थ्योरिस्ट है उन्होंने एक बुक लिखी थी, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम में ये जो बुक का नाम है ये कोट कर कर भी पूछा जा सकता है, ये याद रखना, ये मैक्स वेबर का है। और साथ साथ आप लोगों को यह
ये याद रखना होगा कि उन्होंने इस बुक में बेसिकली लिखा क्या था। यहाँ पर उन्होंने इकोनॉमी और रिलीजियन को जोड़ने की कोशिश की थी, यानी कि कैपिटलिज्म के वजह से किस तरीके से हमारा रिलीजियन में बदलाव आया, या फिर रिलीजियन के बदलाव के वजह से किस तरीके से हमारा सोसाइटी में कैपिटलिज्म आया। इसको मैक्स वेबर बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करते हैं और हम लोगों को रिलीजियन और इकोनॉमी का रिलेशन समझाते हैं। फिर है एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास ने कुर्ग्स के ऊपर काम किया था। कुर्ग्स जो है वो साउथ इंडिया के एक जगह के लोग है, जो कुर्ग जगह है, वहाँ का जो बेसिक यूनिट है वो है दा उक्का, यानी कि वहाँ का जो बेसिक यूनिट है, फैमिली का जो बेसिक यूनिट है वो है उक्का। अब एग्जाम में ये उक्का से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोगों को सिंपली पूछा जाएगा कि उक्का के बारे में डिस्क्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को ये पूछा जाए तो आप लोग एम.एन. श्रीनिवास का जो रिलीजियन का पर्सपेक्टिव है, उन्होंने कुर्ग्स में किस तरीके का रिलीजियन देखा है, ये चीज़ें के बारे में आपको डिस्कस करना होगा। इस वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को, ये जो थिंकर्स है, थिंकर के साथ साथ उनका जो मेन सब टॉपिक है, ये सब टॉपिक को ज़रूर याद रखना होगा। अगर आप लोग याद रख नहीं पाओगे तो आप लोगों को एग्जाम में, आप लोगों को टॉपिक तो पता होगा, आप पढ़ के भी गए होंगे, लेकिन आप लोग आंसर नहीं कर पाओगे। फिर है इवांस प्रिचर्ड। इवांस प्रिचर्ड ने नूर के ऊपर काम किया था। जो नूर्स एक ट्राइब्स है, उनके ऊपर उन्होंने काम किया था। नूर में जो कुंग का कॉन्सेप्ट है, इसको भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। और साथ साथ नूर्स में जो प्रीस्ट्स एंड प्रॉफेट का जो सिस्टम है, ये बाकी जगहों से अलग है। इस वजह से प्रीस्ट एंड प्रॉफेट के बारे में इवांस प्रिचर्ड ने क्या कहा था, ये भी आप लोगों को जानना होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछे जा सकते हैं। फिर है टी.एन. मदन। टी.एन. मदन, उन्होंने नॉन रिनाउंसिएशन के ऊपर काम किया था। अब उन्होंने नॉन रिनाउंसिएशन का ऊपर काम कहाँ पर किया था? उन्होंने कश्मीरी पंडित्स के ऊपर काम किया था। हमारा इंडिया का जो कश्मीरी पंडित्स है, उनके ऊपर उन्होंने काम किया था। वो लोग किस तरीके से रह रहे हैं, वो लोग लाइफ किस तरीके से निभाते हैं, ये सारी चीज़ें कश्मीरी पंडित्स के बारे में आपको जानना ही होगा। मैंने मेरे जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर टी.एन. मदन का क्लास दे दिया है। वहाँ पर आप लोग बहुत सारे और सब टॉपिक्स है जो आप लोगों को याद रखने होंगे। आप लोग अपने जो नोटबुक है वहाँ पर हर थिंकर का नाम लिखिएगा और साथ साथ उनका जो मेन सब टॉपिक्स है वो भी लिख के रखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग लिख के रखोगे तो आप लोगों को मेमोराइज करने में बहुत आसानी होगी। इग्नो में हम डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन लिखते हैं और वहाँ पर आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी पता होगा तो भी आप लोग अपने आइडिया से कुछ चीज़ें लिख सकते हो, क्योंकि ये रिलीजियन का टॉपिक है। फिर है पीटर बर्गर। अब पीटर बर्गर ने रिलीजियन के ऊपर जो काम किया था वो है फेनोमेनोलॉजी ऑफ रिलीजियन, और उन्होंने वर्ल्ड कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है और इसके साथ हमारा रिलीजियन किस तरीके से रिलेटेड है। वर्ल्ड कंस्ट्रक्शन यानी कि लोगों के बीच में जो एक साथ रहना, इंटरेक्शन, ये सारे चीज़ों को उन्होंने वर्ल्ड कंस्ट्रक्शन कहा था। यहाँ पर उन्होंने फेनोमेनोलॉजी ऑफ रिलीजियन के बारे में बात की थी। यहाँ पर सिंपली फेनोमेनोलॉजी ऑफ रिलीजियन आपको क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं या फिर वर्ल्ड कंस्ट्रक्शन आपको पूछे जा सकते हैं। फिर है क्लिफोर्ड गिट्स। अब क्लिफोर्ड गिट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए थिंकर है। इनका अलग अलग चीज़ें हैं रिलीजियन के रिलेटेड कंट्रीब्यूशन। उन्होंने रिलीजियन को डिफाइन किया था। उनका जो रिलीजियन का डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपको एज इट इज़ याद रखना होगा। इनका जो अप्रोच है ये है इंटरप्रिटेटिव अप्रोच, और इन्होंने रिलीजियन को एक कल्चरल सिस्टम बताया था। उन्होंने रिलीजियन एज ए कल्चरल सिस्टम के ऊपर काम किया था कि किस तरीके से ये कल्चरल सिस्टम है। साथ साथ इन्होंने रिलीजियन को एक सिस्टम ऑफ सिंबल्स भी कहा था, यानी कि हमारा रिलीजियन जो है वो है एक सिस्टम ऑफ सिंबल्स। अब यहाँ पर जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ रिलीजियन एज ए सिस्टम ऑफ सिंबल कोट कर कर पूछा जा सकता है कि ये इसके बारे में डिस्कस कीजिए, या फिर रिलीजियन एज ए कल्चरल सिस्टम इसके बारे में डिस्कस कीजिए। तो आप लोगों को ये कोटेशन किसने दी है? क्लिफोर्ड गिट्स ने दी है, ये याद रखना ज़रूरी है। और साथ साथ क्लिफोर्ड गिट्स ने रिलीजियन के बारे में क्या बताया है ये भी आपको डिस्कस करना होगा। फिर है लेवी स्ट्रॉस। लेवी स्ट्रॉस ने टोटेमिज्म के बारे में क्या कहा है, और ये जो टोटेमिज्म है लेवी स्ट्रॉस का, ये
इसको आप लोग स्टार मार्क कर दो, क्योंकि ये हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, लेवी स्ट्रॉस का टोटेमिज्म का कॉन्सेप्ट। फिर हमें स्टडी करना होगा सिखिज्म और जैनिज्म के बारे में। इसमें से सिखिज्म जो है वो इम्पोर्टेंट है, जैनिज्म इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर है बुद्धिज़्म। अब बुद्धिज़्म जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर इसको आप लोग स्टार मार्क दे सकते हो। यहाँ पर बुद्धिज़्म का जो डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज़्म है, इन्होंने बुद्ध ने किस तरीके का स्टडी दिया था, हमारे रिलीजियन के बारे में क्या बताया था, हम किस तरीके से मोक्ष पा सकते हैं, ये सारे चीज़ें आप लोगों को याद रखना होगा। और साथ साथ इंडिया में किस तरीके से बुद्धिज़्म का डेवलपमेंट हुआ है। एक टाइम पे इंडिया में बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, फिर किस तरीके से ख़त्म हो गया इंडिया में बुद्धिज़्म, और बाद में फिर से अम्बेडकर के द्वारा किस तरीके से हमारा बुद्धिज़्म फिर से रिवाइव हुआ। ये सारे चीज़ें आप लोगों को याद रखनी होंगी। फिर आप लोगों को स्टडी करना होगा सेकुलरिज्म और सेकुलराइजेशन का कॉन्सेप्ट। सेकुलरिज्म क्या है और सेकुलराइजेशन क्या है, ये दोनों याद रखने होंगे। और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो है इंडियन एक्सपीरियंस ऑफ सेकुलरिज्म, यानी कि इंडिया में हम सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट किस तरीके से देखते हैं, यहाँ पर प्री इंडिपेंडेंस फेज में किस तरीके का है, और इंडिपेंडेंस के बाद सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है इंडिया में। ये सारे चीज़ें आप लोगों को याद रखने ही होंगे। फिर आपको स्टडी करना होगा फंडामेंटलिज्म एंड कम्युनलिज्म। यहाँ पर फंडामेंटलिज्म को सिंपली आप लोगों को पूछा जा सकता है, या फिर कम्युनलिज्म क्या है ये पूछा जा सकता है, या फिर इन दोनों को एक साथ मिलाकर ये दोनों किस तरीके से इंटर रिलेटेड है, या फिर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस वजह से आप लोगों को केयरफुली फंडामेंटलिज्म और कम्युनलिज्म को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। ये दोनों के बीच में आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर आप लोगों का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिलीजियस कॉन्वर्शन, यानी कि लोग किस तरीके से कॉन्वर्ट कर रहे हैं, रिलीजियस कॉन्वर्शन का अलग अलग एस्पेक्ट्स क्या है। ये जो रिलीजियस कॉन्वर्शन का अलग अलग एस्पेक्ट्स है ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इस वजह से इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। फिर है लास्ट जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट वो है रिलीजियस रिवाइवलिज्म। रिलीजियस रिवाइवलिज्म यानी कि रिलीजन को हम किस तरीके से रिवाइव कर रहे हैं, अलग अलग लोग किस तरीके के रिवाइव करने की यानी कि फिर से इसको स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके रिलेटेड अलग अलग क्या मूवमेंट्स है और यहाँ पर अलग अलग कल्ट्स क्या है, ये सारे चीज़ें भी आप लोगों को स्टडी करनी होगी। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने जो भी कॉन्सेप्ट दिए है बहुत सारे 19 कॉन्सेप्ट ऑलरेडी यहाँ पर दे दिया है, लेकिन आप लोगों को ये सारी चीज़ें लगभग याद रखनी होगी, क्योंकि ये हमारा जो इग्नो का एग्ज़ाम है ये ब्रॉड क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन है। आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसमें से आप लोगों को 5 क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। इस वजह से अगर आप लोगों को एग्ज़ाम में कॉमन चाहिए तो ये सारे टॉपिक आप लोगों को याद रखने होंगे, और ये सारे टॉपिक्स के क्लासेस आप लोगों को मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप लोग सिंपली प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए, आप लोगों को सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, या फिर कोई क्लासेस की ज़रूरत हो तो भी आप लोग मुझे बोलिएगा। और साथ साथ अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हो तो वहाँ पर भी आप लोग एक दूसरे के साथ बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। जब आप दोस्तों के साथ चीज़ें शेयर करते हो तभी उनको पता चलता है कि आप उनके लिए केयर करते हो। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।